देखिए गाइज, उस दिन वाले लेक्चर में जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हम पढ़ा रहे थे आपको, तो उसमें मैंने आपको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में बताया था। ठीक है, कि कैसे हम लोग हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेते हैं, मैग्नेटिक बिहेवियर भी पता कर सकते हैं। लेकिन गाइज बात ये है कि कुछ चीज़ें हम लोग उससे नहीं पता कर सकते हैं। किससे? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखे हैं, पहले आप ये अच्छे से पढ़ लीजिए कि लिमिटेशन ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में क्या क्या लिमिट है। ठीक, जैसे कि यहाँ पे लिखा है, वाइल द बैलेंस बॉन्ड थ्योरी टू लार्जर एक्सटेंट एक्सप्लेन द फॉर्मेशन स्ट्रक्चर एंड मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये तीन चीजें यहाँ पे, फॉर्मेशन, स्ट्रक्चर एंड मैग्नेटिक, ये तीन चीजें यहाँ पे जो है आपकी बीबीटी बता रही है। लेकिन कुछ चीजें हैं जो नहीं बता पाती है, जैसे कि इट इन्वॉल्व अ नंबर ऑफ अजम्पशन। पहली बात तो इसमें बहुत सारे आपको अजम्पशन लेने पड़ेंगे, अनुमान लगाने पड़ेंगे, मानना पड़ेगा। इट डज नॉट गिव क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन ऑफ मैग्नेटिक डाटा। क्वांटिटेटिव डाटा हमें इससे नहीं मिल पाता है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे है। इट डज नॉट एक्सप्लेन द कलर एग्जिबिटेड बाई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कलर हमें जो है इससे नहीं हम लोग आइडेंटिफाई कर पाते हैं। तो ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, डायरेक्ट नीट में क्वेश्चन आएगा और आपसे पूछ लिया जाएगा कि कौन सा जो है पीपीटी एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। It does not give quantitative interpretation of the thermodynamics or kinetic stability of coordination compound। यहाँ से आप quantitative interpretation of मतलब थर्मोडाइनमिक्स प्रॉपर्टी आप यहाँ से बेसिकली नहीं आप अज्यूम कर पाते हो या क्लेरिफाई कर पाते हो। इट डज नॉट मेक एग्जैक्ट प्रेडिक्शन रिगार्डिंग द टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर ऑफ फोर कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट इसका गाइस, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए। ये बता नहीं पाती है कि अगर जो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आ गया है तो वो जो बनने वाली स्ट्रक्चर है वो स्क्वायर प्लेनर बनेगी या फिर टेट्राहेड्रल बनेगी। क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर जब 4 आता है तो दो स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होती हैं, या तो स्क्वायर प्लेनर बनता है, ठीक है, या फिर बनता है आपका टेट्राहेड्रल। इट डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन वीक एंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ये सारे पॉइंट हैं, इनको अच्छे से आप कर लीजिए। तो ये का मतलब ये जो है फिर कौन सी चीज़ इन सब चीज़ों को एक्सप्लेन करेगी, तो वो चीज़ है आपकी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी एक ऐसी थ्योरी है जो हमें बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर जाती है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के रिगार्डिंग। पढ़ते हैं एक एक पॉइंट यहाँ पे, और मैं एक्सप्लेन करता रहूँगा एक एक लाइन को एनसीईआरटी की, जो कि आपकी इसमें गिवन है। और अगर जो आपको चैनल अच्छा लगा हो, कंटेंट अच्छा लगे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि यहाँ से आपको एक या दो क्वेश्चन का बेनिफिट जरूर होगा अभी तक। द क्रिस्टल फील्ड थ्योरी इज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल, इंपॉर्टेंट है, विच कंसीडर द मेटल लिगेंड बॉन्ड टू बी आयनिक अराइजिंग प्योरली फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन बिटवीन द मेटल एंड द लिगेंड। इनका कहने का मतलब ये है गाइस कि ये टोटली प्योरली जो मॉडल है ये इलेक्ट्रोस्टैट पे बेस है। मतलब यहाँ पे लिगेंड और जो मेटल के बीच में जो बॉन्ड बनेगा, ठीक है, वो प्योरली कैसा होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन का मतलब एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, दूसरे के ऊपर निगेटिव चार्ज होगा। ये बात इन्होंने बोली है, और ये बात तो आपने शुरुआत में ही हमने बता दी थी कि जो मेटल होता है वो लुईस एसिड होता है, और जो आपका लिगेंड होता है वो लुईस बेस होता है। और लुईस एसिड और लुईस बेस में आपको फ़र्क पता है कि लुईस एसिड जो होता है वो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर लेता है, जबकि लुईस बेस जो होता है वो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है। द 5d ऑर्बिटल, ये तो आपने पढ़ा ही होगा, डी में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 5 होते हैं। इन एन आइसोलेटेड गैसियस मेटल एटम आयन हैव सेम एनर्जी। अगर जो वो आइसोलेटेड हैं तो उनकी सबकी जो पांचों जो डी ऑर्बिटल होंगे उनकी एनर्जी क्या होगी? सेम होगी। दे आर डी जनरेटेड। ऐसे ऑर्बिटल को जिनकी एनर्जी सेम होती है उनको हम लोग क्या बोलते हैं? डी जनरेटेड। अगर जो आपसे क्वेश्चन नीट में ये पूछा जाता है कि हाउ मेनी डी जनरेटेड ऑर्बिटल ऑफ द डी ऑर्बिटल, ठीक है, हाउ मेनी डी जनरेटेड ऑर्बिटल ऑफ डी ऑर्बिटल, तो कितने होंगे? 5 होंगे गाइस। कितने होंगे? 5 होंगे, क्योंकि उनकी एनर्जी क्या होती है? सेम होती है। दिस डीजनरेसी इज मेंटेन्ड इफ स्फेरिकली सिमेट्रिकल फील्ड ऑफ नेगेटिव चार्ज सराउंड द मेटल आयन। ये जो डीजनरेसी होती है ये कंटिन्यू मेंटेन रहती है इफ स्फेरिकली सिमेट्रिकल फील्ड ऑफ नेगेटिव चार्ज सराउंड द मेटल आयन। मतलब यहाँ पे कहने का है कि अगर जो कोई मेटल आयन है और इसके चारों तरफ ऐसे ऐसे निगेटिवली चार्ज, अगर जो यहाँ पे आपके क्या है निगेटिवली चार्ज इसको सराउंड कर रहे हैं चारों तरफ से, तो ये डीजनरेसी मेंटेन रहती है। यद्यपि व्हेन दिस नेगेटिव फील्ड इज ड्यू टू लिगेंड, यहाँ पे लिखा है
However, when this negative field is due to ligand, either anion or negative ends of dipolar molecule like ammonia and water in a complex, it become asymmetrical and the degeneracy of the d orbital is lifted. Important है, लेकिन जैसे ही कोई यहाँ पे निगेटिव फील्ड, जैसे कोई लिगेंड यहाँ पे आया, नेगेटिव फील्ड वाला कोई आया, आइदर एनायन, या तो कोई एनायन आएगा या नेगेटिव एंड ऑफ डाईपोलर मॉलिक्यूल लाइक अमोनिया या फिर वाटर आया, तो इट बिकेम असिमेट्रिकल। अब ये असिमेट्रिकल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सिमेट्री मिल रही थी जब डिजेनरेसी थी, लेकिन जैसे ही असिमेट्रिकल यहाँ पे हो जाएगा कंडीशन, तो इनकी डिजेनरेसी ब्रेक हो जाएगी, या आप कहो कि जो डी ऑर्बिटल है ये लिफ्ट कर जाएंगे, इनकी डिजेनरेसी नष्ट हो जाएगी। इट रिजल्ट इन स्प्लिटिंग ऑफ द डी ऑर्बिटल। अब इससे क्या होगा, जो डी ऑर्बिटल हमारे साथ साथ में सेम एनर्जी के थे, उनकी एनर्जी जो है, उनकी जो डिजेनरेसी है वो अब सेम नहीं रहेगी, अब ये क्या हो जाएंगे, स्प्लिट कर जाएंगे, टूट जाएंगे। द पैटर्न ऑफ स्प्लिटिंग डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द क्रिस्टल फील्ड। और क्रिस्टल फील्ड गाइस कौन देगा, जो लिगेंड होगा, या तो लिगेंड आपके स्ट्रॉन्ग फील्ड होंगे या आपके वीक फील्ड लिगेंड होंगे। दो लिगेंड हम लोगों ने पढ़े हैं। लेट अस एक्सप्लेन दिस स्प्लिटिंग इन डिफरेंट क्रिस्टल फील्ड। अब यहाँ पे हम लोग क्रिस्टल फील्ड हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। दो कंडीशन में हमको क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग पढ़नी है, एक तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में और दूसरा हमको पढ़नी है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में गाइस। तो पहले हम लोग यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में स्प्लिटिंग पढ़ने की कोशिश करते हैं, समझते हैं कि क्या चीजें हैं। In an octahedral coordination entity with 6 ligands surround the मेडालाइन, ये तो आपको पता है कि कोऑर्डिनेशन का नंबर होता है ये 6 होता है, ठीक। और लीगेंड कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का मतलब हो गया कि मेटल आयन को 6 लीगेंड सराउंड किए हुए हैं, ठीक। देयर विल बी रिपल्सन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन इन मेटल डी ऑर्बिटल एंड द इलेक्ट्रॉन ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑफ लीगेंड। यहाँ पे लिखा है कि जो इलेक्ट्रॉन मेटल के डी ब्लॉक में होते हैं या डी ऑर्बिटल में होते हैं उनके बीच में, और जो लीगेंड नेगेटिव चार्ज होता है इनके बीच में क्या होती है, फोर्स ऑफ रिपल्सन होता है। यही स्प्लिटिंग का मेन कॉज है, रिपल्सन। आपसे अगर जो क्वेश्चन में कोई पूछे कि क्या स्प्लिटिंग का मेन कॉज अट्रैक्शन होता है या रिपल्सन या दोनों होते हैं, तो आप कहोगे रिपल्सन होता है। सच अ रिपल्सन इज मोर व्हेन द मेटल डी ऑर्बिटल इज डायरेक्टेड टुवर्ड द लीगेंड। अब देखो यहाँ पे डायरेक्शन का भी खेल होगा। अगर जो ये स्प्लिटिंग, ये रिपल्सन ज़्यादा होगा जब मेटल के डी ऑर्बिटल ये किधर लिगेंड की तरफ जो है वो डायरेक्टेड हो गए, देन व्हेन इट इज फार अवे फ्रॉम द लिगेंड। अगर जो ये मेटल के जो डी ऑर्बिटल हैं ये हमारे लिगेंड की तरफ डायरेक्टेड होंगे तो ये स्प्लिटिंग या रिपल्सन ज़्यादा होगा, लेकिन अगर जो यही जो है हमारे लिगेंड से क्या होंगे, अवे होंगे, तो ये रिपल्सन क्या होगा, कम होगा, मतलब स्प्लिटिंग क्या होगी, कम होगी। ये बात इन्होंने बोली है। 10 the dxy and dz square orbital which point toward the axis along the direction of the ligand will experience more repulsion। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, डायरेक्ट पूछेंगे आपसे कि एक्सियल डी ऑर्बिटल कौन से होते हैं। तो एक्सियल डी ऑर्बिटल, ये नीट में क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जो जेड स्क्वायर जो होते हैं ये एक्सियल डी ऑर्बिटल होते हैं, और इनमें रिपल्सन जो होता है वो ज़्यादा फील होता है रेदर देन dxy dyz एंड dxz के, ठीक है। पहले बात तो आपको पांचों डी ऑर्बिटल के नाम पता होने चाहिए, कौन कौन से नाम है, और बाद में जो उसमें एक्सियल वाले हैं और जो नॉन एक्सियल वाले हैं वो भी आपको पता होने चाहिए। तो यहाँ पे ये जो डी ऑर्बिटल हमारे हैं dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dz स्क्वायर, ये जो है चूंकि एक्सिस की तरफ जो है, मतलब एक्सिस अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ लिगेंड, तो ये ज़्यादा जो है आपका फील करेंगे रिपल्सन, और यहाँ स्प्लिटिंग ज़्यादा होने के चांसेस हैं। एंड विल बी रेज्ड इन एनर्जी, और इसकी एनर्जी भी क्या होगी गाइस, ऊपर की तरफ लिफ्ट अप हो जाएगी, रेज हो जाएगी, बढ़ जाएगी। एंड द dxy dyz एंड dxz ऑर्बिटल विच आर डायरेक्टेड बिटवीन द एक्सिस, बिटवीन द एक्सिस यहाँ पे लिखा हुआ है, एक्सिस के तरफ नहीं होंगे, उनके बीच में होंगे। विल बी लोवर्ड इन एनर्जी रिलेटिव टू एवरेज एनर्जी इन द स्फेरिकल क्रिस्टल फील्ड। तो ये बात आपको सिंपली याद रखनी है कि ये जो ऑर्बिटल होंगे इनकी एनर्जी कम इसलिए होती है क्योंकि ये जो है एक्सिस के बीच में होते लाई करते हैं डी ऑर्बिटल ये वाले, इसीलिए यहाँ पे इनकी एनर्जी कम हो जाएगी, ठीक। ये चीज़ यहाँ पे 10 The degeneracy of the d orbital has been removed due to ligand electron metal electron repulsion in the octahedral complex to yield 3 orbital of lower energy, that is T2g, and 2 orbital of higher energy, that is EG set। अगर जो बात करें कि लोअर एनर्जी के सेट जो होंगे वो कौन से होंगे, तो
T2G होंगे, और जो हायर एनर्जी के सेट होंगे वो क्या होंगे, EG होंगे। और इनमें कितने सेट बनते हैं, 2 सेट बनते हैं, और इसमें कितने बनते हैं, 3 सेट बनते हैं गाइस। ये बात आपको ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये चल रहे हैं, यहाँ से एक भी पॉइंट आपको स्किप नहीं करना है, वरना लॉस अपना खुद करवा लोगे। दिस स्प्लिटिंग of degenerated level due to presence of ligand in definite geometry is termed as crystal field splitting, and the energy separation is denoted by delta O, या फिर इसको हम लोग O बोल दो या डेल्टा नॉट बोल दो, क्योंकि यहाँ O का मतलब ऑक्टाहेड्रल है। क्लियर है? इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? पहले बात समझो गाइस, EG का मतलब हो गया ये जो डी ऑर्बिटल होंगे ये एक्सियल टुवर्ड द एक्सिस होंगे, मतलब यहाँ पे ये वाले ऑर्बिटल होंगे ये dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dz स्क्वायर, ये वाले EG होंगे। और जो T2G वाले होंगे वो जो 3 डी ऑर्बिटल हैं, मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो ये T2G वाले हैं, और इनकी एनर्जी जो है वो क्या होगी, कम होगी। dxy dyz एंड dxz, ध्यान देना अच्छे तरीके से, dxy ठीक है, dyz और dxz, ये तीनों नाम आपको रट लेनी है। इनको बोलते हैं T2G, और EG क्या होते हैं, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये स्प्लिटिंग आपको यहाँ पे दिखाई गई है गाइस, अच्छे तरीके से आप देख लीजिए। ये मेटल है और ये 6 लिगेंड यहाँ पे लगे हुए हैं। एनर्जी किसकी रेज हुई है, EG की रेज हुई है। और यहाँ पे आपको dx स्क्वायर, थोड़ा सा ये NCERT में थोड़ी सी दिक्कत, मतलब थोड़ी सी यहाँ पे वो सही से नहीं है, लेकिन आप देख लो यहाँ पे ये EG है, क्या है, EG है, और ये T2G है। देखो इसकी एनर्जी जो है ऊपर की तरफ दिखाई गई है बढ़ी हुई, इसकी एनर्जी नीचे की तरफ दिखाई है घटी हुई। 3/5 डेल्टा O नॉट, ये इसकी एनर्जी होती है EG की, और 2/5 से लोअर हो गई है किसकी, T2G की। और ये तीनों ऑर्बिटल आप देख सकते हो यहाँ पे कौन कौन से, यहाँ पे कौन से होंगे, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे होगा dz स्क्वायर। गाइस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना गाइस, अगर जो आपको ये कंटेंट बेहतरीन लगा हो या समझ में आया होगा। और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर दबा के कर दीजिए, ठीक। ये वाले जो डी ऑर्बिटल यहाँ पे दिखाए गए गाइस, ये तब दिखाए गए हैं जब इनमें स्प्लिटिंग नहीं हुई है, मतलब इनमें कोई रिपल्सन नहीं हुआ है। समझ में आ गया? ये जो बीच में जो लाइन ड्रॉ की जाती है, ये वाली डॉटेड लाइन, इसको बोलते हैं बैरी सेंटर, बैरी सेंटर। क्लियर है? समझ में आ गया ना? बहुत सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर कर दी हैं, ठीक। ये देखो आगे बढ़ते हैं। Thus the energy of the 2 EG orbital will increase by 3/5 delta O naught, and that of the 3 T2G will be decreased by 2/5 delta O naught. The crystal field splitting delta O naught depends upon the field produced by ligand and charge on the metal ion। यहाँ इंपॉर्टेंट है, जो स्प्लिटिंग होती है वो ligand और जो चार्ज मेटल आयन के ऊपर होता है उसकी वजह से होती है। Some ligand are able to produce a strong field, in which case the splitting will be large, whereas other produce weak field and consequently result in small splitting of d orbital। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि कुछ ऐसे लिगेंड होते हैं जो स्प्लिटिंग को ज़्यादा कर देते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो स्प्लिटिंग को कम कर देते हैं। इन जनरल लिगेंड कैन बी अरेंज्ड इन ए सीरीज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग फील्ड स्ट्रेंथ एज फॉलो। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होंगे वो हमारी जो स्प्लिटिंग है उसको ज़्यादा कर देंगे, ठीक है, लेकिन जो हमारे वीक फील्ड होंगे वो स्प्लिटिंग कम कर देंगे। कहने का मतलब यहाँ पे ये है सिंपल सा कि अगर जो गाइज ये EG है, ये क्या है, T2G है, ये बैरी सेंटर है, ये 3/5, ये 2/5, ठीक है, ये चीज़ है। तो गाइज अगर जो यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लगा होगा तो ये गैप ज़्यादा हो जाएगा, ये गैप क्या होगा, ये ज़्यादा होगा। अगर जो कोई वीक फील्ड लिगेंड लगा होगा तो ये गैप क्या होगा, ये थोड़ा सा कम होगा। ये इन्होंने समझाने का प्रयास किया यहाँ पे। स्प्लिटिंग ज़्यादा किस केस में होती है, वो होती हमारी है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में। अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या, मैं सारा बता दूंगा, जितना आपको मैं बता दूंगा उतनी एग्जाम में आपके आएगा, इससे ज़्यादा नहीं गाया जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो ये कार्बोनिल यहाँ पे जो दिया है, मतलब CO जो बॉन्ड होते हैं ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इनका मतलब फील्ड स्ट्रेंथ होता है। उसके बाद में CN यानी साइनाइड माइनस होता है, बाद में EN मतलब एथिलीन डाइमाइन हो गया, फिर अमोनिया हो गया, फिर एडिटा हो गया 4-, ठीक है। इसका भी लिखने का तरीका होता है, ध्यान देना, पहले न्यूमेरिक्स लिखा जाता है,
पहले नंबर लिखोगे, बाद में नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज लिखोगे, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक, इसके बाद में क्या आएगा, NCS माइनस, फिर यहाँ पे देखना ये वाटर आ गया। इसके बाद में ऑक्सलेट आएगा। ये कंफ्यूज करेगा आपको, क्योंकि आपको लगेगा कि यार ये स्ट्रांग है, लेकिन ये स्ट्रांग नहीं है। इससे ज़्यादा स्ट्रांग कौन है आपका, वाटर है। फिर आपका OH माइनस यानी हाइड्रोक्सिल आयन, फिर ये फ्लोराइड, और ये सल्फाइड, और ये क्लोरीन, और फिर ये HCN माइनस। फिर देखो कंफ्यूज करोगे यहाँ पे, इस जगह पे कंफ्यूज करोगे कि यार ये वाला फ्लोरीन से भी कम है, यस, तो ये वाला फ्लोरीन से भी कम है। इस पे कंफ्यूजन ज़्यादा होती है गाइज, इसीलिए आपको याद रखना है। मतलब ये वाली आपको लाइन अच्छे से याद रखनी है, ये वाली HCN माइनस, और फिर आपका ब्रोमीन, और फिर आपका आयोडीन लास्ट में सबसे यहाँ पे गिवन है। ये भी याद रखना है। सबसे ज़्यादा जो नीट में क्वेश्चन पूछा गया वो इस लाइन को उठा के पूछा गया गाइज, लेकिन आपको ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट ज़्यादा है। और ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कई लोग इसको लेके कंफ्यूज होते हैं, कई लोग इसको भी लेके कंफ्यूज होते हैं कि यार इसमें से कौन ज़्यादा स्ट्रांग है। अभी से रट लो, 20 बार लिखोगे पेज पे तो ये आपको स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद हो जाएगी, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे। तो इन्होंने लिखा है कि सच अ सीरीज इज टर्म्ड एज स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इट इज एन एक्सपेरिमेंटल डिटरमाइंड सीरीज बेस्ड ऑन द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय कॉम्प्लेक्स विद डिफरेंट लीगेंट। यहाँ पे लिखा है कि ये जो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनाई गई है, ये बेस है किसके ऊपर, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट के ऊपर बाय द डिफरेंट लीगेंट। ये इंपॉर्टेंट है। लेट अस असाइन इलेक्ट्रॉन इन द d ऑर्बिटल ऑफ द मेटल आयन in octahedral complex coordination and type is obviously the single d orbital occupies one of the lower energy T2g orbital. In the single d orbital, d electron occupies one of the lower energy T2g orbital. In d2 d3 coordination entity, the d electron occupy the T2g orbital singly in accordance with the Hund's rule. Important guys यहाँ पे है कि अगर जो D2 या D3 आपका बन के आ गया, मान लो आपने इलेक्ट्रॉन निकाले, इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद में आपको जो कॉन्फ़िगरेशन मिल रहा है वो D2 और D3 मिल रहा है, तो गाइज यहाँ पे सिर्फ और इलेक्ट्रॉन जो भरे जाएंगे वो केवल और केवल आपके T2G में भरे जाएंगे, ईजी में नहीं भरे जाएंगे। वेदर आइदर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड हो या वीक फील्ड हो, इनका कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे ही सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, या फिर अगर 2 होंगे तो सिर्फ 2 यहीं भरे जाएंगे, ऊपर नहीं जाएगा। कहने का मतलब यहाँ पे ये है, भले ही आपका, और भाई इलेक्ट्रॉन जो है कैसे भरे जाते हैं हुंस रूल में ये बताया गया आपको है। ठीक, तो D2 और D3 कॉन्फ़िगरेशन आपको याद रखना है कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो केवल और केवल T2G ऑर्बिटल में जाएंगे। लेकिन फॉर D4 आयन 2 पॉसिबल पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन अराइज। लेकिन अगर जो D4 यहाँ पे आ गया तो 2 पॉसिबिलिटी बनती हैं। द फोर्थ इलेक्ट्रॉन कुड आइदर इंटर द T2G लेवल एंड पेयर विद एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रॉन, और इट कुड अवॉइड paying the price of pairing energy by occupying the easy level। इंपॉर्टेंट है यहाँ पे गाइज कि अगर जो D4 आपका पैटर्न बनना है या कॉन्फ़िगरेशन बनना है तो 2 पॉसिबिलिटी हैं, या तो ये गाइज पेयरिंग कर लेगा, और पेयरिंग आपको पता है किस केस में करेगा, जब यहाँ पे होगा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तब वो पेयर करवाएगा। तो ये जो चौथा इलेक्ट्रॉन है ये ऊपर ना जाके यहीं पे पेयर कर लेगा। लेकिन गाइज अगर जो मान लो स्ट्रॉन्ग फील्ड की जगह पे आपका वीक फील्ड लिगेंड है, कैसा है, वीक फील्ड लिगेंड है, तो पेयर ना करवा के ये इलेक्ट्रॉन जो है ईजी में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, ईजी में चला जाएगा, और ये पेयरिंग अवॉइड कर देगा। क्लियर है, इंपॉर्टेंट है। आगे यहाँ पे विच ऑफ दीज पॉसिबिलिटी अकर डिपेंड ऑन द रिलेटिव मैग्नीट्यूड ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग यानी डेल्टा O नॉट एंड पेयरिंग एनर्जी P रिप्रेजेंट द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द इलेक्ट्रॉन पेयरिंग इन सिंगल ऑर्बिटल। द 2 ऑप्शन आर। तो ये डिपेंड करता है इनके ऊपर, अगर जो ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे फील्ड लिगेंड है तो ये पेयरिंग करवा देगा, और वीक है तो पेयरिंग नहीं करवाएगा। यहाँ पे आइए 2 ऑप्शन यहाँ पे दिए हैं, कौन कौन से। If pairing energy is delta O, the fourth electron will enter in the easy orbital giving the configuration T2G, T2 3 easy और ये easy 1, मतलब T2G में जो जाएगा वो 3 इलेक्ट्रॉन जाएगा और easy में 1 इलेक्ट्रॉन। Ligand for which P is greater than delta No are known as weak field ligand and form high spin complex। जितने भी weak field ligand guys होंगे वो high spin complex बनाएंगे, और उनकी जो पेयरिंग एनर्जी होगी वो ऑक्टाहेड्रल एनर्जी से क्या होगी, कम होगी। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग हैं
नेक्स्ट दिया है कि अगर जो डेल्टा ओ यानी ऑक्टाहेड्रल एनर्जी जो होगी स्प्लिटिंग वो पेयरिंग एनर्जी से ज़्यादा है, इट बिकम मोर एनर्जिकली फेवरेबल फॉर द फोर्थ इलेक्ट्रॉन टू ऑक्यूपाई T2G ऑर्बिटल विद कॉन्फ़िगरेशन T2G4 और Eg। अगर जो वहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लगा है यानी ऑक्टाहेड्रल एनर्जी स्प्लिटिंग एनर्जी ज़्यादा है पेयरिंग एनर्जी से, तो सारे इलेक्ट्रॉन जो है T2G में भर जाएंगे। लिगेंड विच प्रोड्यूस दिस इफेक्ट नोन एज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड एंड फॉर्म लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। बहुत इंपॉर्टेंट सारी चीज़ें चल रही गाइस हैं। Calculation show that D4 to D7 coordination entity are more stable for strong field as compared to weak field। ये इंपॉर्टेंट है, मतलब D4 से लगा के D7 तक, मतलब यहाँ पे D4, D5, D6, D7, ठीक है। ये लिखा है कि D4 से लगा के D7 तक जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी होती हैं आर मोर स्टेबल फॉर स्ट्रॉन्ग फील्ड। ठीक, स्ट्रॉन्ग फील्ड इनको को मिल जाएगी तो ज़्यादा स्टेबल ये होती हैं गाइस। इंपॉर्टेंट है, याद रखना इस पॉइंट को, ज़्यादा आपको समझ में आएगा। और अगर जिसको आप नहीं देखो टेट्राहेड्रल को अगर जो नहीं आप समझना चाह रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, इसके लिए एक फार्मूला होता है। ये फार्मूला अगर जो आपने याद कर लिया तो आपका काम बन जाएगा। ये वाला टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग एनर्जी इक्वल टू 4/9 ऑक्टाहेड्रल। अगर जो आपने ऑक्टाहेड्रल निकाल लिया तो टेट्राहेड्रल का आप आसानी से निकाल सकते हो। क्लियर है? एनर्जी अब्जॉर्प्शन ये सब कुछ समझ में आ गया। एनर्जी जो गाइस होती है वो वेवलेंथ की क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब जितना स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगी वो लो वेवलेंथ की तरफ जो है एब्जॉर्प्शन की तरफ जाएगा। इंपॉर्टेंट है, उसका एब्जॉर्प्शन जो है वो कम हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है अच्छे तरीके से। एक एग्जांपल यहाँ पे चेक करके देखते हैं। ठीक, जैसे कि आप सारी चीज़ें आप बता सकते हो गाइस यहाँ पे अच्छा ये इन्होंने बोला है कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी यहाँ पे अप्लाई करनी है, तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमको नहीं अप्लाई करनी है, हमको यहाँ पे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी अप्लाई करके देखना है क्वेश्चन को। ठीक, तो ये देखो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, आप लोग इनको ट्राई कीजिएगा। ठीक है, जैसे कि देखो एक गाइस यहाँ पे क्वेश्चन ये दिया है कि ये सॉल्यूशन ऑफ यहाँ पे दिया है NiH2O6 और ये 2+ इस ग्रीन, बट सॉल्यूशन ऑफ ये वाला क्या होता है, कलरलेस होता है। क्यों होता है, तो आप अगर जो इसको आप देखोगे तो निकल जो होता है गाइज ये होता है 3D8। आप कोऑर्डिनेट जब इसको आप चेक करोगे निकाल के ऑक्सीडेशन तो ये 3D8 बनेगा, क्योंकि Cn के पास 4 नेगेटिव हैं और टोटल कितना है -2, तो इधर जब जाएगा तो ये +2। ठीक है, और निकल क्या होता है 4:3D8, तो दो इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो 3D8 गाइज बचेगा यहाँ पे। और जब 3D8 यहाँ बचेगा तो आप यहाँ पे ये चेक कर सकते हो कि अगर इसकी स्प्लिटिंग हम लोग करवाते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लगा हुआ है, कैसा स्ट्रॉन्ग फील्ड, तो यहाँ पे आप देखो कि इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हैं, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और 7 और ये 8 इस टाइप से भर जाएंगे। मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो ये पेयरिंग कर लेगा। क्यों, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड यहाँ पे लगा है, इजी में जाके पेयरिंग कर लेगा। तो आप यहाँ पे ये देख सकते हो ये कलरलेस क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। और जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं प्रेजेंट होता है तो वहाँ पे क्या होता है आपका कलरलेस होता है या वो डायमैग्नेटिक। लेकिन इस केस में गाइस जब देखोगे आप तो ये चूंकि वीक फील्ड लिगेंड है H2O, ठीक है, और निकल फिर भी 3D8 में रहेगा, तो आप इसको जब बनाओगे आप कॉम्प्लेक्स को इस टाइप से, तो T2J में कितने जाएंगे, 6 जाएंगे। ठीक, 6 हमने कर दिए। लेकिन क्या अब ये पेयर करवा पाएगा, तो पेयर गाइज नहीं करवा पाएगा। क्यों, क्योंकि ये वीक फील्ड लिगेंड है। यहाँ पे पेयर करवा लिया था क्योंकि यहाँ पे क्या था, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लगा हुआ था। इसीलिए क्या होगा, ये ग्रीन कलर का होगा। रीज़न क्योंकि ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके पास है और ये कैसा है, पैरा मैग्नेटिक है, इसीलिए यहाँ पे ये क्या करवा लेगा, ग्रीन कलर का यहाँ पे है। बाकी कुछ क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है गाइज, ये थोड़ा सा आप लोग देखना। ठीक है, अपने आप करने का यहाँ पे प्रयास करना। ठीक है, और ये जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी ये मैंने आपको बता दी। फिलहाल ये कुछ कॉम्प्लेक्स यहाँ पे इनका नाम भी आपको याद रखना है, जैसे कि बेरिल। बेरिल में क्या होता है 3 2 6 18, 3 दूनी 6 और यहाँ पे ये 18, तो ये बेरिलियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन और ऑक्सीजन। अगर यही आप याद रख लीजिए कि किसका और है, तो बेरिलियम, ठीक है, एल्युमिनियम, सिलिकॉन और ऑक्सीजन, ये सब मिलके क्या बनाते हैं, बेरिल बनाते हैं। और अगर जो पूरा फॉर्मूला आपने याद कर लिया तो यार बहुत अच्छी बात है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन इससे बन सकता है या आ सकता है क्वेश्चन इससे। इसके अलावा देखो यहाँ पे रूबी इज ए, यहाँ पे लिखा रूबी
रूबी लड़की का नाम नहीं गाइस है, ठीक है, इसको मत लेके वो मत जाना। रूबी इज ए एल्युमिनियम ऑक्साइड, यहाँ पे Al2O3 कंटेनिंग अबाउट 0.5 से 1% क्रोमियम Cr3+, और यहाँ पे ये D3 विच आर रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट इन पोजिशन नॉर्मली एक्यूपाइड एल्यूमिनियम 3+। ठीक है, तो ये इतना याद कर लीजिए कि यहाँ पे रूबी को बोलते क्या है, इससे ये आपका काम चल जाएगा नीट एग्ज़ाम में। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मैंने चीज़ें बताई हैं, ठीक, एकदम सटीक बताई हैं। इतनी चीज़ें अगर जो आपने याद कर ली हैं तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ से कोऑर्डिनेशन से जाने वाला नहीं गाइस है, ठीक है। अब लास्ट में आपका काम क्या बचता है, जब इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपने देख ली तो प्लीज़ चैनल को हमारे आप सब्सक्राइब भी करके जाना और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, प्लीज़ यार, इतना कर दिया करो। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय, और टेस्ट जरूर लगाते रहिए।